Hello all, myself is Premchandra and my MSc has been completed from IIT Bombay, and today this is a second lecture. In this second lectures I will teach the sequence of the real number. So हम लोग यहाँ sequence of real number के बारे में देख रहे थे. तो सिंपली जो भी रियल नंबर था उसका मैंने sequence डिफाइन किया था. sequence जो था वो एक फंक्शन था जिस फंक्शन के बारे में हमने बात की थी. एक पर्टिकुलर ऐसा फंक्शन था जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हुआ करता था और जिसका कोडोमेन सबसेट ऑफ द रियल नंबर हुआ करता था. तो ऐसे फंक्शन को हम एक नए चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं जिसके बारे में हम पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं. उसमें हम लोग पहुंच चुके थे कि ऐसे फंक्शन की हमने स्टडी क्यों की, हम यहाँ पे क्यों आए, सीक्वेंस पे क्यों पढ़ा. तो मैंने आपको ये बताया कि वहाँ पे जो हमने सीक्वेंस फंक्शन पढ़ रहे हैं उनको सीक्वेंस कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी ऐसे टाइप के फंक्शन हैं वो हमारे लिए एक स्पेशल टाइप का नेचर रखते हैं जो कि जनरल फंक्शन नहीं रखते थे. इस फंक्शन नेचर क्या था कि वो कन्वर्जेंस भी हो सकते थे, वो डाइवर्जेंस भी हो सकते थे. इस टाइप के फंक्शन को हम लोग स्टडी यहाँ पे करेंगे. तो जब कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात आई तो हम अगर फिजिक्स से रिलेट करें तो जो फिजिक्स से रिलेशन है वो यहाँ भी रिलेशन है कि कन्वर्जेंसी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास सभी रेज एक पॉइंट पे अगर जा रही हैं तो उसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं, और अगर एक पॉइंट से रेज बाहर हो रही हैं तो उसको हम डाइवर्जेंस भी कहते हैं. तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें हम वो देख रहे थे. तो देखते हैं हमारे पास क्या है. यहाँ पे लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो हम लास्ट लेक्चर में भी हम आपको डिफाइन कर चुके हैं. हम फिर से एक बार लिखते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या है. सो लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. सो पहला हमारे पास एक लेट एक्शन बी द सीक्वेंस, लेट एक्शन बी अ सीक्वेंस and L belongs to a real number, L belongs to a real number is said to be a limit of sequence if हमने डेफिनेशन लिखी थी आपको पहले दिन और ये कहा था कि यहाँ पे जो डेफिनेशन इफ के बाद है वहाँ पे मैं अगर फॉर ऑल लिखता हूँ या देयर एग्जिस्ट लिखता हूँ तो जहाँ पे फॉर ऑल लिखा है कहाँ देयर एग्जिस्ट लिखा है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम कह रहे हैं कि इफ फॉर ऑल, आई विल राइट हियर फॉर ऑल ऑफ साइलेंट ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. जो एप्सिलॉन है वो एक रियल नंबर है बट पॉजिटिव रियल नंबर है. आप ग्रेटर देन जीरो पे कुछ भी वैल्यू दो, हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें एक एन नॉट मिलना चाहिए. ये कह रहा है कि आप एप्सिलॉन कुछ भी दो एक एन नॉट मिलना चाहिए. लेकिन कैसे मिलना चाहिए ये डेफिनेशन नेक्स्ट कहती है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट. ये डिफिनीशन ये कहती है कि अगर एल हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा कब, जब सीक्वेंस का x1 x2 xn डॉट डॉट एन नॉट के बाद, मतलब मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए उस नेचुरल नंबर के बाद ये सभी पॉइंट्स जो सीक्वेंस के नंबर हैं, जो सीक्वेंस के टर्म है, वो सीक्वेंस के टर्म इस एल की तरफ मूव कर रहे हो सभी नंबर. लेकिन इसके एन नॉट, एक फिक्स एन नॉट के बाद ऐसा ना हो कि उसके कुछ पॉइंट बाहर जा रहे हो, कुछ पॉइंट इनसाइड हो रहे हो, सभी पॉइंट्स एल की तरफ मूव कर रहे हो. तो हमारे पास एल जो कहलाता है वो कहलाता है कि एल इज अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस. अच्छा इसको मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने पे मैंने ये देखा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्शन लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन. इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक्शन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन और फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट. यहां पे डेफिनेशन आई मेरे पास, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट. अच्छा इसकी मीनिंग क्या है आपको हम फिगर बना के समझाते हैं कि इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी और क्या मतलब हुआ इसका. एक्शन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एंड एन प्लस एप्सिलॉन के बारे में हम आपको यहाँ पे बताते हैं. तो देखिए यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे. इस डायग्राम के बेस पे हम आपको बताएंगे इसकी मीनिंग क्या हुई. हमने लिखा कि एक्शन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन. वैसे अगर आप थोड़ा बहुत पॉइंट से थ्योरी के बारे में जानते हैं, नेबरहुड के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे एल का ये एप्सिलॉन नेबरहुड लिखा हुआ है. तो हम इसको एक नोटेशन दे सकते हैं और ये नोटेशन मेरा हो जाएगा एन एप्सिलॉन ऑफ एल
और फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। अब देखिए हम आपको डायग्राम से बताते हैं कि मीनिंग क्या हुई, L किस पॉइंट्स को हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। तो यहां पे हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, दिस इज x एंड x डैश एंड दिस इज y एंड y डैश। हमने कहा L, जो L है वो यहां कहीं होगा। ये जो L है, ये नंबर है L, ये अगर लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाएगा। जो सीक्वेंस के नंबर होंगे वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है एंड डॉट डॉट इस टाइप से चलता हुआ चला जाएगा। तो x1 का रिप्रेजेंटेशन कहीं होगा, यहाँ हो सकता है, x2 यहाँ हो सकता है, x3 यहाँ हो सकता है, x4 यहाँ हो सकता है। हम कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर, एक L लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाया। कब कहलाया? जब L का कोई भी नेबरहुड, ऐसा हम नहीं कह रहे कि मुझे एक नेबरहुड मिलना चाहिए, नहीं, L का कोई भी नेबरहुड चाहे छोटे से छोटा नेबरहुड बनाए और चाहे बड़े से बड़ा नेबरहुड बनाए, मतलब L की स्ट्रिप, ये नेबरहुड स्ट्रिप हो जाएगी। ये हमने कहा L माइनस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन, और ये L है हमारा, ये L का ये नेबरहुड हुआ जो कि ये L माइनस एप्सिलॉन होगा और ये L प्लस एप्सिलॉन हुआ। ये एप्सिलॉन डिस्टेंस है, एप्सिलॉन डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे आई। तो L माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन, इस L का कोई भी एक नेबरहुड, चाहे छोटे से छोटा हो नेबरहुड, ये नेबरहुड छोटा भी हो सकता है, नेबरहुड बड़ा हो सकता है, हर एक नेबरहुड के लिए मुझे एक n नॉट मिलना चाहिए, जिसके बाद के सभी पॉइंट्स, मान लो n नॉट के बाद कोई अगर पॉइंट्स आता है तो वो इसके स्ट्रिप के इनसाइड ही होना चाहिए, इस स्ट्रिप के इनसाइड होना चाहिए। अगर मुझे ऐसा मिलता है तो L हमारा कहलाता है कि ये L हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस हो गया। लेकिन इस डिफिनीशन में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, क्या कि तुम्हें सबसे पहले अगर डिफिनीशन अप्लाई करनी है किसी सीक्वेंस में तो सबसे पहले तुम्हें L गेस करना पड़ेगा। L गेस करने के बाद हमें यह दिखाना पड़ेगा कि मुझे n नॉट फाइंड हुआ या नहीं। अगर फाइंड हो गया n नॉट तो हमारे लिए वो पॉइंट या वो नंबर लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाने लगेगा। तो सबसे जब डिफिनीशन लगाते हैं, डिफिनीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम L कैसे गेस करें। तो हमारे सामने सब कभी क्वेश्चन अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है सीक्वेंस का, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि डिफिनीशन लगाने में मुझे L गेस करना पड़ता है। अगर L गेस नहीं कर पाए तो हम डिफिनीशन को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। फिलहाल हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बताते हैं कि उसकी मीनिंग क्या हुई। इसके बाद हम फिर से आपको एक बार L एप्सिलॉन और एप्सिलॉन की जो डिफिनीशन है वो हम आपको समझाएंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमने मान लिया xn, दिस इज एग्जाम्पल 1, xn इक्वल टू 1 अपॉन n, ये हमारा सीक्वेंस है। वैसे इस सीक्वेंस की अगर लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं तो हमें मालूम है कि जीरो की तरफ मूव कर रहा है। तो हम इसलिए बाई गेस ये मान ले रहे हैं कि L इक्वल टू 0 है। वैसे L इक्वल टू 0 है तो आप ये कहो तो हम डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दें तो L 0 आ रहा है तो 0 लिमिट पॉइंट हो गया। लेकिन वास्तव में मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इसको हम डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि लिमिट हम अगर लगा दिए तो L इक्वल टू 0 आ गया तो 0 लिमिट ऑफ सीक्वेंस हो गया। लेकिन हम गेस करते हैं, गेस से आपको हम डेफिनेशन अप्लाई करके दिखाते हैं कि यहाँ पे n नॉट कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यार इतना इजी क्वेश्चन हम कठिन वे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन, ये हमारे जो क्वेश्चन लिखे हैं तो आप डायरेक्ट लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट कर लेते हो। ये मेथड नहीं है। अगर आप अभी IIT में जा रहे हैं या कहीं भी टीचिंग करने जा रहे हैं तो आपसे अगर पूछ दिया गया कि xn है 1 अपॉन n, इसकी लिमिट बताओ क्या होगी या लिमिट शो करो कैसे होगी, तो हम ये नहीं कहेंगे डायरेक्ट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लिया तो 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 हो गया तो हमारे पास 0 लिमिट ऑफ सीक्वेंस हो गया। नहीं, ये रॉन्ग वे है। केवल हम ऐसा ट्रिक वे में सोच लेते हैं कि L इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन अगर किसी हम इंटरव्यू या इंटरव्यू देने जाते हैं और आपसे कह दिया गया 1 अपॉन n की लिमिट शो करो क्या होगी, तो आपको कैसे करना है, या आप MSc में अभी IIT में जाएंगे, किसी NIT में जाएंगे, किसी अदर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे अगर आपको एग्जाम में आ गया कि इस लिमिट या किसी क्वेश्चन की लिमिट क्या होगी तो फाइंड करना, तो डायरेक्ट लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा आपको गेस करना पड़ेगा और यही गेस करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है इस क्वेश्चन में कि हम गेस कैसे करें। हम गेस वैसे ही करेंगे जैसे आप गेस कर रहे हो कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पे ये 0 की तरफ मूव कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा हो सकता हो L 0 लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा। ये पहला आपको गेस ही करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया L इक्वल टू 0 इज, ये लेट किया है, लेट L इक्वल टू 0 इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस का ये लिमिट है L इक्वल टू 0
तो अब हमें, अगर हमने एल 0 माना है तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे एक एन नॉट मिल जाए, एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए जिसके लिए मॉड एक्स एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। हमने कहा हम अप्लाई कर लेते हैं एक्स एन माइनस 0, हमने एल 0 माना, एल की जगह 0 ले लिया, तो एक्स एन हमारे लिए है 1/n माइनस 0, इसको हम लिख सकते हैं 1/n, क्योंकि पॉजिटिव है, मॉड का कोई इफेक्ट नहीं। अब हम इसे कह देते हैं, मान लिया क्योंकि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन हमारे पास होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इस एप्सिलॉन के लिए हमने कहा ये लेस देन एप्सिलॉन है, 1/n लेस देन एप्सिलॉन। हमें एन नॉट चाहिए, हमने कहा ठीक है, हम इसको उधर ले गए, तो 1/n अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ये इंप्लाई करता है n एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, तो ये इंप्लाई करता है n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। अच्छा, एप्सिलॉन पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 1/एप्सिलॉन फिर से पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, भले चाहे जितनी छोटी हो, लेकिन 0 से बड़ी ही क्वांटिटी होगी। अच्छा, अगर 0 से बड़ी क्वांटिटी हुई तो आपको ये पता है, अगर हम लिख दें n ग्रेटर देन 0.0001 तो उसके बाद नेचुरल नंबर जरूर मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। या आपने कहा नहीं, हम एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं, आप एप्सिलॉन के लिए फ्री हैं, चाहे आप 100 लीजिए, चाहे 2000 लीजिए, चाहे 1 अरब लीजिए, 1 खरब लीजिए, चाहे 1/1 लाख लीजिए। आपने कहा एप्सिलॉन हमने 1/1 लाख ले लिया, तो यहां पे आ जाएगा 1 लाख, तो n ग्रेटर देन 1 लाख मतलब तुम्हें n नॉट मिलेगा। 1 लाख के बाद 1 लाख 1 इज अ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स यू कैन फाइंड ऑलवेज नेचुरल एन नॉट। सो वी कैन राइट जनरल, कैसे लिखेंगे, जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं कि एन नॉट हमें जरूर मिलेगा। और कैसा मिलेगा, क्योंकि हम इस क्वांटिटी को ग्रेटर आर इक्वल टू कर सकते हैं 1/एप्सिलॉन प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने क्यों किया, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा नेचुरल नंबर वैल्यू देता है, और ये इस क्वांटिटी से हमारे पास ग्रेटर देन 1 प्लस एप्सिलॉन हम कर सकते हैं। तो हमने कहा हमें 1 प्लस एप्सिलॉन इससे ग्रेटर देन जरूर मिल जाएगा, 1/एप्सिलॉन है तो इससे 1 प्लस एप्सिलॉन प्लस 1 उससे एन नॉट मिल जाएगा। तो हमें एन नॉट क्या हो गया, 1/एप्सिलॉन प्लस 1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब सामने कुछ भी पढ़ो, ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर दे देगा, क्योंकि ये कहता है n ग्रेटर देन n नॉट, उसके बाद नेचुरल नंबर मुझे जरूर मिलने वाला है। तो मुझे मिल गया नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर अगर मिल गया तो डेफिनेशन फॉलो हो गई। डेफिनेशन क्या फॉलो हो गई, हमें डेफिनेशन ये हो गई कि xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। इसके मतलब इसकी लिमिट 0 ही है, तो इस सीक्वेंस की लिमिट 0 है। तो ये मेरा पहला एग्जांपल यहाँ पे है। इस पहले एग्जांपल में मैंने आपको ये समझाया कि एन नॉट हम कैसे फाइंड करते हैं, और भी हम एग्जांपल धीमे धीमे देखेंगे, लेकिन एग्जांपल से पहले हम थ्योरी पढ़ाना चाहते हैं। जब मेरी पूरी थ्योरी हो जाएगी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की, तो हम आपको और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल शो करेंगे कि हमारे पास डिफिनीशन से हम किसी भी सीक्वेंस को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे एन नॉट फाइंड करेंगे। तो हम नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, सो यहां से नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट है हमारा द गेम। अच्छा, मैंने जो आपको ऊपर डिफिनीशन लिखी थी मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, हम इस डिफिनीशन को एक बार फिर से देखते हैं एक गेम की तरह। मैं फिर से एक बार समझाते हैं आपको कि वो डिफिनीशन का मीनिंग क्या था और डिफिनीशन हम कैसे समझ सकते हैं। दोबारा फिर से डिफिनीशन को समझाने जा रहे हैं। एक बार मैंने आपको बायोग्राफिकली समझा दिया, अब हम ऐसा गेम समझा देते हैं। मैं और आप दो लोग हैं, दो लोगों के बीच का गेम है। वो गेम क्या है, गेम है कि आपके पास एप्सिलॉन की चॉइस है। हमारे पास गेम ए में दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए में आप हमें मान सकते हैं और प्लेयर बी में आप हो। यहां पे दो गेम है, दो प्लेयर हैं ए और बी, दो लोग हैं। दो लोगों के पास एक बीच में इनइक्वालिटी लिखी हुई है, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन और फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। ये मेरा गेम है पूरा। इस गेम को मुझे, आपके पास क्या चॉइस है, मेरे पास क्या चॉइस है। मेरे पास एल है, हमने कहा कोई भी एल इस एक्शन के लिए लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। आपके पास चॉइस है एप्सिलॉन की, ग्रेटर देन 0 आप कुछ भी दे सकते हैं। आपने कहा अगर हमारे पास, हम कह रहे हैं कि ये कोई फिक्स नंबर एल वो इस सीक्वेंस का लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, लिमिट है इस सीक्वेंस की, तो आप कह रहे हो अच्छा अगर लिमिट है तो हम आपको एप्सिलॉन दे रहे हैं। अगर आप मुझे एप्सिलॉन देते जाओ, जो भी दो ग्रेटर देन 0, चाहे 0.0000001 दे दो, कोई भी एप्सिलॉन अगर आप मुझे देते हैं, और मैंने जो नंबर फिक्स किया कि हमने कहा एल लिमिट पॉइंट है और हमने डेफिनेशन लगा दी, आपको अगर एन नॉट हमने बता दिया निकाल के, आपने एप्सिलॉन 1 दिया, हमने फिर एन नॉट बता दिया, आपने एप्सिलॉन इक्वल टू 2 दिया, हमने फिर एन नॉट बता दिया, और हमारा एल फिक्स है। अगर एक एल फिक्स के लिए आप चाहे कुछ भी एप्सिलॉन देते रहे, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा,
अगर हम आपको एन नॉट निकाल के बता दे रहे हैं कि ये एन नॉट पे ये डेफिनेशन वर्क कर रही है तो आई विल विन, तो मैं जीतूंगा। अगर मैं जीता तो सीक्वेंस कन्वर्जेंस है। अगर आप जीत गए कैसे, मान लिया आपने कहा हमने एप्सिलॉन इक्वल टू एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन नॉट ऐसा दे दिया, मान लो 1 लाख ऐसा दे दिया या 1 अरब 1 खरब ऐसा दे दिया, जिसके लिए हम इस डिफिनीशन को मैंने अप्लाई किया और एन नॉट नहीं फाइंड कर सके, तो आप विन हो गए। अगर आप विन हो गए तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, अगर मैं विन हो गया तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सिंपली दैट गेम हैज एप्सिलॉन एंड एन नॉट गेम। हम इस गेम का एक नाम दिए दे रहे हैं, वो गेम का नाम है एप्सिलॉन एन नॉट गेम, जिसपे एप्सिलॉन तुम्हारी चॉइस है, एल हमने लिमिट पॉइंट का, एन नॉट हम अगर आपको बता देते हैं तो मैं विन हो गया हर एक एप्सिलॉन के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा एक एप्सिलॉन मिलता है जिसके लिए आप विन हो गए तो आप समझिएगा कि मैं अगर हार गया तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, अगर मैं जीत गया तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सो दिस गेम इज कॉल्ड एप्सिलॉन एन नॉट गेम। तो हम ऐसे गेम से भी इस क्वेश्चन को, इस सीक्वेंस ऑफ लिमिट को समझ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वन यहां पे देखेंगे, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है। सो देखते हैं नेक्स्ट, यूनिकनेस ऑफ द लिमिट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी यूनिकनेस की बात होती है, हमने कहा अगर कोई भी सिंपल एल जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक, वो एल 2 नहीं हो सकते हैं। यहां पे क्या कहते हैं कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसका एल हमेशा यूनिक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसके एल 2 मिल जाएं। तो कभी भी यूनिकनेस, चाहे हम रियल एनालिसिस की बात करें, चाहे हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें, कहीं भी अगर मैथमेटिक्स में यूनिकनेस की बात करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम मान लिया करते हैं कि इसके 2 लिमिट ऑफ सीक्वेंस होंगी, 2 लिमिट होंगी। मैंने मान लिया L1 और L2 2 लिमिट होंगी। अगर 2 लिमिट होंगी तो हम कंट्राडिक्शन से दिखा देते हैं कि L1 और L2 दोनों इक्वल हैं। हम डिस्टिंक्ट मान के चलेंगे और दिखा देंगे कि डिफिनीशन अप्लाई करके सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डिफिनीशन अप्लाई करके ये दिखा देंगे कि L1 और L2 वास्तव में दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो फिर यूनिकनेस हो जाता है। तो यूनिकनेस कभी भी प्रूव करना पड़े तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये 2 L1 और L2 2 इसके लिमिट ऑफ सीक्वेंस हैं। तो यहां पे हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि एक्शन अगर कन्वर्जेंट है, थ्योरम क्या है, थ्योरम ये कहती है सिंपली कि एक्शन इज कन्वर्जेंट देन, सो थ्योरम कह रही है लेट एक्शन इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू L, देन दिस इंप्लाइज L इज यूनिक। तो L यूनिक होगा। ये मेरी थ्योरम है और ये थ्योरम 1 है। इसको हम थ्योरम 1 कहते थे। हम पहली बार इस लेसन में रियल नंबर, रियल सीक्वेंस के चैप्टर में पहली थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं कि L हमारे पास हमेशा यूनिक होगा। देखते हैं कैसे इसका प्रूव करते हैं। प्रूफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि हम प्रूफ अगर सीखते नहीं है तो देखिए आपको क्या क्या घाटा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। चाहे IIT JAM का एग्जाम हो और चाहे CSR नेट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर आप पर्टिकुलर बैठते हैं तो भले वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ रहा हो, क्योंकि इस समय क्या है कि एक से ज्यादा ऑप्शन वाले भी सही होते हैं। अगर वो आप थ्योरी नहीं जानते हैं तो आप उस क्वेश्चन को सेक्शन बी, जैसे IIT JAM की बात करें तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग पिकअप नहीं कर सकते क्योंकि थ्योरी नहीं जानते हो। तो फिर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनको नहीं जान सकते कौन सही है कौन गलत है। ऐसा CSR नेट में भी है कि सेक्शन सी पूरा ऐसा है जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हैं। इसलिए आप थ्योरी से नहीं भागेंगे और थ्योरी जरूर पढ़ेंगे और थ्योरम के जो प्रूफ हैं उनको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे कि हम कैसे कैसे प्रूव करते हैं। फिलहाल हम इसको प्रूव करते हैं। हमने मान लिया लेट L1 and L2 be two distinct limit of sequence। हमने मान लिया सीक्वेंस एक्शन के 2 डिस्टिंक्ट लिमिट है L1 L2। अच्छा, अगर L1 सीक्वेंस एक्शन की लिमिट है तो उसकी मीनिंग होती है नंबर 1। हम कह रहे हैं कि इफ फर्स्ट वन L1 इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस, L1 इज अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्शन, तो क्या होगा, तो हमें पता है डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये कहती है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ एक्शन माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट डैश। हमने कहा n नॉट डैश एग्जिस्ट करता है, हमने मान लिया यहाँ पे n नॉट डैश एग्जिस्ट करता है, तो यह डेफिनेशन होल्ड करेगी। नंबर 2, अगर L2 हुआ, इफ L2 इज लिमिट
ऑफ सीक्वेंस xn तो भी क्या होगा, दैट इज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट डबल डैश बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या होगा, सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट डबल डैश। तो यहाँ पे इक्वेशन ए इसको हम कह दे रहे हैं और इक्वेशन बी इसको कह दे रहे हैं। इक्वेशन ए और बी हमने मान लिया था L1 और L2 यहाँ पे लिमिट ऑफ सीक्वेंस है तो डेफिनेशन होल्ड करेगी, तो डेफिनेशन होल्ड कर गई। अच्छा मेरा टास्क ये है कि L1 और L2 इक्वल आ जाएं। तो देखिए अगर यहाँ पे n नॉट है, यहाँ पे n नॉट डबल डैश है। अच्छा नेचुरल नंबर की कहानी क्या है या रियल नंबर की कहानी क्या है, कोई भी दो नंबर हैं उनमें से एक मैक्सिमम जरूर होगा या इक्वल होंगे, ठीक है। तो n नॉट और n नॉट डैश में से हम मैक्सिमम चॉइस कर लेंगे। मैक्सिमम क्यों कर लेंगे, क्योंकि अगर मैक्सिमम किया तो ये भी होल्ड करेगा और ये भी होल्ड करेगा। तो यहां पे n नॉट डैश और n नॉट डबल डैश का मैक्सिमम लेंगे जिससे कि फर्स्ट और सेकेंड भी होल्ड कर जाए। तो हमारे पास एक और हम यहां पे मानेंगे कि n नॉट जो है वो मैक्स लेंगे, मैक्स ऑफ n नॉट डैश और n नॉट डबल डैश। यहां पे हमने मैक्सिमम ले लिया। अगर मैक्सिमम ले लिया तो हम अब यहां पे प्रूव करेंगे कि L1 माइनस L2 का मॉड क्या होगा। तो हमने कहा xn ऐड कर दिया, xn सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो xn माइनस प्लस L1 माइनस L2 एंड माइनस xn, इसको हमने इसके साथ ले लिया और इसको हमने इसके साथ ले लिया और ये लेस देन हो गया 2 एप्सिलॉन, क्योंकि ये पहला वाला एप्सिलॉन होगा मॉड ऑफ xn, दूसरा वाला होगा मॉड ऑफ xn, तो फर्स्ट से 2 एप्सिलॉन हो गया। 2 एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन डैश लिख सकते हैं। देखिएगा हमने क्या प्रूव कर दिया, मॉड ऑफ L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन डैश। अच्छा कभी भी ऐसा हो जाए फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, कभी भी अगर ऐसा होल्ड करता है किसी भी एप्सिलॉन के लिए कि मॉड ऑफ a माइनस b लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, तो ये इंप्लाई ये करता है कि इसके जो मॉड की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी। इसके मतलब ये हमारे पास L1 इक्वल टू L2 आ गया। ओके, सो बाय कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम L1 डिस्टिंक्ट माने थे लेकिन हमने क्या दिखा दिया, L1 और L2 दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास यहाँ L1 और L2 इक्वल होगा। देखो प्रूफ बहुत अच्छा है, प्रूफ ने हमें कई चीजें सिखाई हैं कि मैक्सिमम हम क्यों लगा रहे हैं, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। और L1 L2 की एक बार डिफिनीशन हमने रिपीट की है L1 और L2 की, तो यहाँ पे डिफिनीशन रिपीट की है, तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या होगा, टेल ऑफ सीक्वेंस। देखिए हमने आपको पहले भी बताया है क्या कि जो सीक्वेंस की मेन डेफिनेशन है उसको अप्लाई करना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। क्यों, क्योंकि मुझे एल गेस करना हमेशा नहीं आएगा। कई सीक्वेंस, बहुत बड़े बड़े सीक्वेंस जब आ जाएंगे तो हम एल गेस कैसे करें, मेरे सामने सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो जब ऐसी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग किसी अदर थ्योरी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे टेल सीक्वेंस के बारे में कहा गया तो हम आपको यहाँ पे टेल सीक्वेंस बताएंगे, ठीक है। टेल सीक्वेंस बताएंगे कि टेल सीक्वेंस होता क्या है और फिर उसका यूज क्या होगा। तो यहाँ पे टेल सीक्वेंस, जैसे अगर मैं आपको कोई भी एक्शन लिख दूं, यहाँ पे एक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे हमने मान लिया एक्शन है, सीक्वेंस है कोई, जो कि पहला टर्म है x1, दूसरा टर्म है x2, तीसरा टर्म है x3 डॉट डॉट, यहाँ पे है xm और यहाँ है xm प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा किसी भी सीक्वेंस को स्टार्टिंग से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हटा दो, हमने कहा यहां से यहां तक अगर हमने पॉइंट से यहां से रिप्लेस कर दिए तो हमें एक नया सीक्वेंस मिल गया जिसको हम xm कहने जा रहे हैं। वो xm है xm प्लस 1 xm प्लस 2 एंड डॉट डॉट। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म किसी सीक्वेंस के हटा दो तो वो जो सीक्वेंस नया मिलेगा वो कहलाता है टेल सीक्वेंस। क्या किया, फिर से समझिएगा, स्टार्टिंग से m टर्म हटा दिए या 3 हटा दिए, 4 हटा दिए, तो वो हमारे पास xm आ गया। इस xm को हम कहते हैं m टेल सीक्वेंस, इसका नाम है m टेल सीक्वेंस। अच्छा इसका यूज क्या है, देखिए थ्योरम 2 हमारे सामने आ रही है। क्या यूज है कि अगर कभी भी कोई सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है तो उसका टेल सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा और सेम लिमिट पे कन्वर्ज होगा। तो थ्योरम 2 फिलहाल हम यहां स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रूव नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर xn कन्वर्ज है l पे तो इफ एंड ओनली इफ हमारे पास कैपिटल xm भी कन्वर्ज होगा उसी लिमिट l पे। दोनों साइड से ट्रू है। अगर कभी भी टेल सीक्वेंस कन्वर्ज ना करे
तो हमारे पास दिया हुआ सीक्वेंस भी कन्वर्ज नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, सो एग्जांपल नंबर 1 हम देखेंगे यहां पे कि कैसे यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ टर्म ऐसे लिखे होते हैं सीक्वेंस के जो कि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, देख के ही हम कह सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एक सीक्वेंस एक्शन है जिसमें लिखा है 1 2 -3 4 और इसके बाद लिख दिया 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट। ओके, तो आप क्या करो, इतने टर्म यहां से रिप्लेस कर दो, हटा दो। इस सीक्वेंस का नेचर देख लो, आपको दिख रहा होगा ये सीक्वेंस कहां जा रहा, 0 पे जा रहा, क्योंकि 1/n+1 है। ओके, सो 1/n गोइंग टू 0, इसके मतलब हमारा जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो भी 0 पे कन्वर्ज करेगा एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका ये मेन यूज है, आपने इसका यूज भी किया होगा। कैसे, अगर हम आपसे ये कह देते हैं अब यहां से कि अगर एक्शन कन्वर्जेंट है, अगर मैंने ये कहा कि एक्शन कन्वर्ज है एल पे, तो आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा और ये दोनों तरफ से यूज करते हैं कि एक्शन प्लस 1 भी कन्वर्ज होगा उसी एल पे। ये इसीलिए है क्योंकि टेल सीक्वेंस कहता है, टेल सीक्वेंस की थ्योरी कहती है। तो अगर एक्शन कन्वर्ज है एल पे तो एक्शन प्लस 1 भी कन्वर्ज है एल पे, एक्शन प्लस 1 कन्वर्ज है तो एक्शन प्लस 2 भी कन्वर्ज है। इसके मतलब एक्शन के आगे का कोई टर्म ले लें वो भी सेम लिमिट पे ही कन्वर्ज करेगा। ये इसका सबसे अच्छा यूज है कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसका टेल सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा। और जिसको हम कहा करेंगे कि एक्शन कन्वर्ज करता है एल पे, कई बार यूज करेंगे एक्शन प्लस 1 एल भी कन्वर्ज करता है उसी सेम लिमिट पे। तो हम नेक्स्ट वन देखते हैं यहां पे। ओके, सो मेरा ये सेकेंड लेक्चर था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में। जो भी लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस तो ऑनलाइन क्लासेस में, तो हमारी ऑफलाइन क्लास मींस क्लासरूम जो प्रोग्राम है मेरा वो कानपुर सेंटर है, तो आपका मुझे संपर्क कर सकते हैं 7905390716 पे, और आप रेगुलर विजिट करते रहिए jdinstitute.je.in पे। और जो भी लोग CSR नेट IIT जैम मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यू में आप मुझे कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू।